वो एक शानदार होटल था जो शहर के बाहरी हिस्से में एक झील के किनारे बना था। एक हाई प्रोफाइल शादी की रस्में चल रही थी। दोपहर का समय था, सुहावना मौसम और सारा तामझाम उस होटल के भव्य गार्डन में किया गया था। वर्दी में घूमते वेटर, जगमग करती रंग-बिरंगी तितलियों से लड़की। क्या कोई ऐसे माहौल में भी बोर हो सकता था? हाँ, कबीर था ना। वो एक मेज पर बैठा खींच रहा था और चौथा मॉकटेल का ग्लास थामा हुआ था। वो बार-बार नियति को देखता जो अपनी सहेलियों के साथ व्यस्त थी। कबीर को बहुत गुस्सा आ रहा था कि नियति उसे यहाँ ले आई। इतनी देर में तो वो अपना उपन्यास काफ़ी आगे बढ़ा चुका होता और फिर यहाँ आने के लिए उसे तैयार भी होना पड़ा था। उसे इन कपड़ों में गर्मी लग रही थी सो अलग। उसने फिर खींचकर खींची करती हुई लड़कियों की भीड़ को देखा और ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनके बीच नियति भी तो थी। नियति ने हल्के गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ था। नेट का दुपट्टा बड़े ही करीने से पिन किया था। उसकी लंबी गर्दन, पतली कमर और लहराते लंबे काले बाल उसे बड़ा ही आकर्षक बना रहे थे और उस पर उसका वो खुलकर हंसना, सबसे खुशी से मिलना। कबीर यही सोच रहा था कि कितने अलग है वो दोनों। वो बिल्कुल भी नियति की तरह नहीं, वो तो बड़ा ही अंतर्मुखी स्वभाव का है। उसे तो भीड़ से डर लगता है और नियति बार बार उसे जबरन अपने साथ खींच लाती है। उसे लोगों में घुलने मिलने को प्रोत्साहित करती है। आज भी जब उसे अपनी सहेली की शादी के कार्यक्रम में आना था तो कबीर को साथ ले आई। उसे अपने खास दोस्त की तरह सबसे मिलवाया, जबकि कबीर खुद को इस काबिल नहीं समझता था। उसे लगता था नियति के बगल में खड़ा हुआ वो बिल्कुल भी नहीं जमता। तभी नियति आई और उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गई। उसके हाथ में एक ग्लास था और वो अपने बाल ठीक कर रही थी। कबीर अपने ख्यालों में इतना गुम था कि उसे नियति के आने का पता नहीं चला। फिर गुम हो गए ना किसी स्टोरी में। नियति उसके चेहरे के सामने हल्के से चुटकी बजाती हुई बोली। कबीर ने उसकी तरफ देखा और खिसियाना सा हंसा। बाप रे, इतना तामझाम, मैंने बन बना लिया है, कोर्ट मैरिज बेस्ट है। कबीर हर तरफ देखता हुआ बोला तो नियति उसे घूरने लगी। क्या हुआ? जानकर अच्छा लगा कि तुम कम से कम शादी तो करोगे, वो अजीब से स्वर में बोली। कबीर की समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे तो वो हंस दिया। फिर बात बदलने की नीयत से उसने नियति के हाथों की तरफ देखा, जिसके लंबे नाखूनों पर कलाकारी की गई थी। कई तरह के रंग लगे थे और चमकदार नगीने चिपके हुए थे। ये क्या कर लिया? ये तो इसे नेल आर्ट कहते हैं। जाने दो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, नियति रूखे स्वर में बोली। एक तो मेरी हमेशा वाली आर्टिस्ट नहीं मिली, उधर सलून में अलग पंगा हो रखा था, अपॉइंटमेंट भी नहीं मिली कल की। क्या हुआ? अरे वो जो शिखा ओबेरॉय है ना, उनके हस्बैंड मिसिंग थे कब से। पुलिस आई थी सीधा सलून में। अपने ड्रिंक से खिलवाड़ करती हुई नियति बोली। कबीर उसे देखने लगा और उसे खुद नहीं पता चला कि क्यों उसके दिमाग में इस बात से घंटी सी बजी। क्या मतलब मिसिंग थे? कबीर ने पूछा। वापस भी आ गए ना खुद ही। अरे घंटा बेवड़ा था एक नंबर का, पीकर कहीं लौट गया होगा, किसी ने ढंग से ढूंढा नहीं, वरना जहाँ से गायब था वहीं कैसे मिला, नियति बोली। और अब कबीर और भी ज्यादा सोच में पड़ गया। एक और वैसा ही केस, एक बंदे का गायब होना फिर खुद से वापस आना, गायब होने और वापस आने दोनों की एक ही जगह। क्या ये केस भी विवेक साहनी जैसा ही था? कहाँ से गायब हुआ था वो शिखा ओबराय का हस्बैंड? कबीर ने पूछा। पता नहीं, शायद उसका फार्म हाउस। मैं जा रही हूँ, बोलकर नियति जल्दी से चली गई। उसकी सहेलियां उसे बुला रही थी, मगर वो जाते जाते भी कबीर को पेंडुलम की तरह झुला गई। वो बहुत कुछ सोचने लगा था। क्या जीत ओबेरॉय का केस भी विवेक साहनी जैसा नहीं था? क्या गुत्थी है इसकी? कैसे पता चलेगा? क्या उसे भी उस फार्म हाउस पर जाना होगा? कबीर मन बनाने लगा वहां जाने का। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से नैना की नींद खुली। वो झट से उठ बैठी और आंखें मलने लगी। दरवाज़ा तो खुला ही था, मगर एकांक उस कमरे में कभी नहीं आता था, बस बाहर से ही नॉक कर दिया करता। नैना ने हर तरफ देखा तो पाया खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी। मतलब सुबह हुए काफ़ी समय हो चुका था और वो देर तक सोती रह गई थी। हाँ, पिछली रात वो बहुत देर तक सोचती रही कि अब वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी। वो हाथ मुंह धोकर बाहर निकली। घर के छोटे से लिविंग हॉल से लगी हुई छोटी सी बालकनी थी। उसी बालकनी के पास वो छोटी सी मेज भी लगी रहती थी, जिसके दोनों तरफ एक एक कुर्सी लगी हुई थी। किचन से खटर पटर की आवाज़ आ रही थी, मतलब एकांक वहाँ था। नैना गई और उसी मेज के पास एक कुर्सी खींच कर बैठ गई। आज भी उसने एकांक की ही एक ढीली सी टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके पास उसके कपड़े थे ही नहीं। तभी किचन से निकलकर एकांक वहां आया, जिसने दोनों के लिए नाश्ता बनाया था। वो देखकर नैना अपनी कुर्सी में एक इंच और धंस गई।
वो उसे कितना परेशान कर रही है। एकांक ने उसकी प्लेट उसके सामने रख दी और धीरे से मुस्कुराया। वो अजीब लगता था ऐसा करते हुए। ऐसा लगता था वो मुस्कुराने के लिए बना ही नहीं था। उसके चेहरे पर हमेशा ही एक गंभीर भाव रहता था और वो उसी में जमता था। नैना भी बदले में जबरन मुस्कुराई और प्लेट अपनी तरफ कर ली। उसने एकांक पर एक नज़र डाली जो अपनी प्लेट पर झुका हुआ था। वो वैसे भी बहुत कम बोलता था। फिर नैना की नज़र पड़ी कि उसके माथे पर एक चोट का निशान था। निशान छोटा ही था मगर गहरा था। वो देख उसे कुछ याद आया, मगर क्या? वो सोच ही रही थी जब एकांक ने सर उठाया और नैना ने जल्दी से दूसरी तरफ देखा। वो नहीं चाहती थी कि एकांक उसे खुद को घूरते हुए देखे, मगर उसे याद आ गया कि उसने वो चोट का निशान कहाँ देखा था। वो तस्वीर जो उसने कल एकांक के ही कमरे में देखी थी, उसमें वो एक तस्वीर परिवार की थी जिसमें बच्चा एकांक अपने माता पिता और बहन के साथ था। उस तस्वीर में भी एकांक के माथे पर एक घाव दिख रहा था। हालांकि तब ये निशान और स्पष्ट था, अभी तो हल्का हो चला था। और एक बार फिर उसकी नज़र एकांक के माथे पर टिक गई। फिर उसे याद आई बाकी की तस्वीर। किसी ने एकांक की बहन और पिता का चेहरा बिगाड़ा हुआ था, शायद खुद एकांक ने। हाँ, उसके अलावा उसके फैमिली फ़ोटो के साथ ऐसी हरकत भला और कौन करता, पर उसने भी ऐसा क्यों किया? और इस बार वो उसे घूरती हुई कुछ ज़्यादा ही खो गई। एकांक ने उसे देखा और उसे बहुत अजीब लगा। तुम ठीक हो? उसने कुछ रूखेपन से पूछा। अरे हाँ हाँ, सॉरी। वो फिर इधर-उधर देखने लगी। एकांक कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम ठीक नहीं लग रही हो, क्या बात है? नैना फिर उदासी से फर्श को घूरने लगी। एकांक ने खंखार कर गला साफ किया। मैं बस सोच रही थी मैं क्या करूं। मतलब, वापस नहीं जा सकती, कुछ तो करना पड़ेगा ना। नैना की परेशानियां उसकी ज़बान पर आ गई। एकांक उसे घूरता रहा। नैना ने एक गहरी सांस ली और कहा, कुछ नहीं। तुम घर से भागी हुई हो? एकांक ने उससे पूछा और नैना ने तमक कर उसे देखा। साफ दिख रहा है, एकांक आराम से बोला। नैना ने भी बस धीरे से सर हिला दिया। तो तुम घर वापस नहीं जाओगी? नहीं। क्यों? अब क्या मुंह लेकर जाऊंगी? मेरी वजह से कितना कुछ झेला होगा मेरी फैमिली ने, वो बोली और फिर उदास दिखने लगी। फैमिली? ओह हाँ, फैमिली। एकांक अजीब से कटु लहजे में बोला और नैना को फिर वो तस्वीर याद आ गई। वो थोड़ा झिझकी और बोली, वैसे तुम्हारी फैमिली? मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। एकांक बोला और अपनी लगभग खाली हो चुकी प्लेट के साथ उठ गया। नैना समझ पा रही थी कि कुछ बात तो ज़रूर है। एकांक अपने परिवार के प्रति कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील है। ये वो जगह है जहाँ से मैंने तुम्हें लिफ्ट दी थी, एकांक बोला और अपना हेलमेट उतार दिया। वो नैना को लेकर उसी हाईवे पर आया था जहाँ वो मिली थी। नैना ने देखा उसी माइलस्टोन को जिस पर बैठी वो रो रही थी जब एकांक वहाँ आया था। आगे चलो, आगे से एक रोड कटती है और राइट में जो प्राइवेट है वो उसी फार्म हाउस की है, वो बोली। एकांक ने बाइक आगे बढ़ा दी और वो फिर एक हल्के झटके के साथ उसकी पीठ से जा लगी। वो बिल्कुल भी सहज नहीं थी, मगर झिझकते हुए उसने एकांक का कंधा पकड़ रखा था। कुछ देर में फार्म हाउस नजर आने लगा जो पेड़ों में छुपा हुआ सा था। यहीं रोक लो, नैना जल्दी से बोली। एकांक ने ब्रेक मारे। क्यों? हम बाइक की आवाज़ वहाँ तक जाएगी तो क्या तुम वहाँ अपना सूटकेस लेने जा रही हो या किसी का सामान चुराने? एकांक बोला जो अब थोड़ा चिढ़ भी रहा था। हाँ, पर मैंने बताया था ना, तब सब कुछ नॉर्मल नहीं था यहाँ, नैना झिझकते हुए बोली। एकांक ने सर हिलाते हुए बाइक वहीं खड़ी कर दी। तभी उसकी नज़र पड़ी कि वहाँ झाड़ियों में छुपी हुई एक और बाइक खड़ी थी। जब नैना ने देखा कि वो क्या देख रहा है तो उसका चेहरा भी गंभीर हो उठा। यहाँ कोई और भी आया है और वो भी चुपचाप, एकांक बोला। वो कोई फार्म हाउस का स्टाफ भी तो हो सकता है, नैना बोली। तो कोई स्टाफ अपनी बाइक यहाँ क्यों खड़ी करेगा ऐसे चोरी से? एकांक ने पूछा। नैना से जवाब देते नहीं बना। वो बार बार बेचैनी से कभी फार्म हाउस तो कभी उस रास्ते को देख रही थी जिधर से वो आई थी। ऐसा लग रहा था सूटकेस ले जाना भी जरूरी था, मगर वो भाग जाना चाहती थी वहाँ से। अब चले, एकांक बोला। तो तुम मुझे यहाँ तक ले आए, इतना भी बहुत है मेरे लिए। चाहो तो तुम यहीं रुको,
मैं रुकने के लिए आया हूँ, वो कुछ बिगड़ते हुए बोला और आगे बढ़ गया। नैना भी उसके पीछे हो ली। कुछ देर बाद जब वो उस फार्म हाउस के मुख्य गेट के पास पहुंच ही गया था, जब नैना ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। एकांक ने मुड़कर उसे देखा तो नैना ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। मैं चुपचाप गई थी यहाँ से। तब वो जीत ओबेरॉय गायब हो गया था और कोई मेड सर्वेंट गार्ड कोई नहीं था यहाँ। अब जाकर क्या बोलेंगे? वो हड़बड़ाई सी बोली। एकांक उसे घूरता रहा। साफ लग रहा था कि उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा है। अब हमें अंदर तो जाना होगा ना, आखिर सूटकेस कैसे वापस मिलेगा? एकांक ने कहा। नैना कुछ नहीं बोली बल्कि फार्म हाउस की ऊंची बाउंड्री वॉल को घूरती रही। एकांक उसका मतलब समझ गया और उसके चेहरे ने कई रंग बदले। वो कुछ बोलने को हुआ मगर ओके तुम यहीं रहो, मैं अंदर जाती हूँ, वो बोली। एकांक कुछ देर उसे देखता रहा, फिर वहीं एक पेड़ से टिक कर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। ठीक है जाओ, मैं वहीं वेट कर रहा हूँ। नैना का चेहरा उतर गया। उसे उम्मीद थी कि वो उसकी मदद करेगा, मगर उसे बहुत पहले ही ये एहसास हो गया था कि यह शख्स किसी लड़की के आंसू देखकर पिघलने वाली तबीयत का बिल्कुल नहीं है। मन मारती हुई नैना फार्म हाउस की तरफ बढ़ गई। उसे ये भी लग रहा था कि वो अंदर जाएगी और इधर एकांक वापस चला जाएगा। ठीक है, वो पहले ही बहुत मदद कर चुका है उसकी। उस बाउंड्री से लगा हुआ एक पेड़ था। नैना उसकी मदद से दीवार फांद गई, पर यह इतना भी आसान नहीं था। दूसरी तरफ कूदने के दौरान वो बुरी तरह लड़खड़ा गई थी, मगर किसी तरह खुद को संभाल लिया। वो फिलहाल घर की बगल में थी। आगे जाकर बाईं तरफ मुड़ने पर वो घर के सामने पहुंच जाती। आज तो गेट पर गार्ड भी खड़ा था जो उस दिन नदारद था। अब क्या? क्या उसका सूटकेस घर के भीतर होगा? क्योंकि जिस कार में वो रह गया था वो तो यहाँ नहीं दिख रही। घर का मुख्य दरवाज़ा सामने था और पूरी उम्मीद थी कि वो बंद ही होगा। वहाँ जाने में जोखिम था तो वो पीछे की तरफ चल दी। उसे याद था कि घर का किचन पीछे की तरफ था और उसमें बिना ग्रिल की स्लाइडिंग डोर वाली खिड़की थी। थोड़ा कोशिश करके वो अंदर पहुँच सकती और कुछ ही देर में वो घर के भव्य लिविंग में थी। 15 दिनों पहले की सारी कड़वी यादें ताज़ा होने लगी। जीत ओबरॉय के साथ यहाँ आना और जो कुछ भी उस दिन यहाँ हुआ था। हालांकि उसने नैना की उंगली भी नहीं छुई थी, मगर जो हो सकता था उसकी संभावनाओं ने ही उसे झकझोर कर रख दिया था। उसने कमरों में तलाशी लेने का मन बनाया और आगे बढ़ी, और तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर झटके से पीछे खींच लिया। नैना की चीख निकलने की हुई, मगर तभी किसी ने उसे दीवार से लगाकर फुर्ती से उसके मुंह को हाथ से ढक दिया। चुप, यहाँ कोई और भी है, एकांक बोला। वो अंदर आ गया था। पहले तो नैना बहुत डर गई, मगर अब उसे देखकर उसे चैन पड़ा। वो बहुत राहत में लग रही थी। उसने एकांक को आंखों से इशारा किया और उसने अपना हाथ हटा लिया। नैना एक बार फिर से बहुत डरी हुई लग रही थी। घबराहट में तो वो तभी से थी जब से यहाँ आई थी। तुम्हें कैसे पता? नैना ने धीमे स्वर में पूछा। बाहर से ही अंदर आया हूँ। पीछे एक रूम की लाइट किसी ने ऑफ की अभी-अभी। मतलब कोई है? एकांक ने भी हर तरफ देखते हुए सशंकित स्वर में कहा। पर यहाँ तो कोई नहीं रहता, वो लोग कभी-कभी ही यहाँ आते हैं। तभी तो मुझे अजीब लगा। पर तुम आई ही क्यों? तुम तो नहीं आ रहे थे। वो बाइक भूल गई। कोई था जिसके जूतों के निशान इस घर तक है, और वो पक्का कोई बाहरी है, एकांक ने कहा और उस कमरे की तरफ देखने लगा जिसके अंदर उसे किसी के होने का आभास हुआ था। फिर उसने नैना को इशारा किया और वो दोनों वहीं हॉल में बने एक सजावटी नकली झरने के पीछे छिप गए। वो इंतज़ार करते रहे, जिस दौरान नैना कई बार मचली। वो फिर यहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर एकांक में बहुत धीरज था। वो विपरीत परिस्थितियों में घबराता नहीं था। उसने नज़रें उस कमरे पर टिकाए रखी, और कुछ देर बाद ही कोई दबे पांव उस कमरे से बाहर निकला। साफ पता चल रहा था वो शख्स भी वहां चोरी छिपे घुसा था। जैसे ही वो शख्स थोड़ी रोशनी में आया, एकांक चौंका। वो उसे पहचान गया था और नैना के रोकने के बावजूद वो बाहर निकल गया। अब उस शख्स की नज़र भी एकांक पर पड़ी और वो भी चौंक पड़ा। उसने भी एकांक को पहचान लिया था। आप तो वही है ना? एकांक बोलता हुआ रुक गया। उस दूसरे शख्स यानी कि कबीर ने भी सहमति में सर हिलाया। उसने भी एकांक को देखा जो उन तस्वीरों में प्रदर्शनी में उसे मिला था। तब उसने काली हुडी
जैकेट पहन रखी थी। कबीर और एकांक एक दूसरे को देख रहे थे, वहीं नैना उन दोनों को उलझन में। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? नैना ने कहा। आप पेंटिंग एग्जीबिशन में मिले थे ना? एकांक ने नैना की बात पर ध्यान न देते हुए कबीर से कहा। कबीर ने भी सहमति में सर हिलाया। वो बारी बारी उन दोनों को देखने लगा। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यही सवाल मैं भी करने वाला था, कबीर लापरवाही से बोला। जवाब में एकांक ने नैना को देखा जो उसके पीछे छुपने लगी थी। ये कुछ दिनों पहले आई थी यहाँ और इसका कुछ सामान पीछे ही छूट गया, वही लेने आए थे, एकांक ने कहा और नैना कसमसाई। सामान तो सामने से आकर भी मांगा जा सकता था, यूं इस तरह छिपकर? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप बाहर वॉचमैन की परमिशन लेकर बाकायदा मेन डोर खुलवा कर यहाँ आए हो। आप भी तो हमारी तरह ही है ना, क्यों? एकांक ने कहा। कबीर ने जवाब देने की जगह नैना की तरफ देखा जो इधर उधर देख रही थी और घबराई हुई लग रही थी। तुम वही लड़की हो ना जिसकी पुलिस को तलाश है, जिसका सामान पुलिस को जीत ओबेरॉय की कार से मिला है? कबीर ने कहा और ये सुनकर नैना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। एकांक भी पहली बार थोड़ा चिंतित लगा। मामले में पुलिस का दखल? साफ पता चल रहा था कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। पुलिस पर वो क्यों? नैना घबराई हुई सी बोली। इतना बड़ा आदमी गायब हुआ और पुलिस तो आएगी ही ना। कबीर बोला तो नैना का चेहरे का रंग और निचुड़ गया। तो क्या वो अब तक गायब है, जीत ओबेरॉय? वो बोली और एकांक ने उसे घूर कर देखा। हाँ, जीत ओबेरॉय नैना की मौजूदगी में ही गायब हुआ था। अगली सुबह उसे पूरे घर में वो कहीं भी नहीं मिला था और इसी बात से वो और भी ज़्यादा दहशत में आ गई थी कि वो गया कहाँ। ऐसे कोई गायब होता है क्या? एकांक उसकी तरफ मुड़ा। तुम्हें पता था और मुझे कब बताने की सोच रही थी? वो नाराज़गी से बोला। हाँ, पता तो था मगर ये नहीं पता था कि वो अब तक गायब होगा। मुझे लगा वो गया होगा कहीं और लौट आएगा। वो अब तक गायब है और पुलिस भी इन्वॉल्व है, ये तो मुझे नहीं पता था। नैना सफाई देती हुई बोली। वो गायब था मगर अब लौट आया है, कबीर उसे कुछ सांत्वना देता हुआ बोला। लौट आया? कब, किधर? एकांक ने पूछा। यहीं इसी फार्म हाउस में मिला था पट्टा। अब उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं, वो लगभग पागल हो चुका है, कबीर ने बताया। एकांक उसे घूरने लगा। पता नहीं क्या था जो उसे परेशान कर रहा था। कबीर भी लगातार उसे देखे जा रहा था। उसे भी एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे सामने खड़ा ये लड़का उतना भी शांत नहीं जितना ऊपर से लग रहा है। क्या हुआ? कबीर ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, चलो यहाँ से, तुम्हारा बैग पुलिस के पास है, हम वहीं चलते हैं, एकांक नैना से बोला और कबीर समझ गया वो कुछ तो असहज है। वैसे जीत ओबेरॉय पहला नहीं था, कबीर ने पीछे से कहा और जाता हुआ एकांक फिर ठिठक गया। वो मुड़कर कबीर को घूरने लगा। एक मिनट, ये मैंने क्या कहा? जीत ओबेरॉय पहला ही था, दूसरा तो विवेक साहनी था, कबीर बोला। नैना ने उलझन से पहले उसे फिर एकांक को देखा जिसका चेहरा अजीब लगने लगा था। साफ दिख रहा था वो कितना अनकंफर्टेबल हो रहा है। एकांक, क्या हुआ? नैना बोली। एकांक ने एक दबी हुई नज़र घर पर डाली। वो हर तरफ देखने लगा जैसे कुछ तलाश कर रहा हो, मगर वो ये भी चाहता था कि उसकी ये हरकत पकड़ी ना जाए, कोई उसे ऐसा करते हुए ना देख ले। मगर कबीर की पैनी नज़र तो उसी पर टिकी हुई थी। जब एकांक ने देखा कि कबीर उसी को देख रहा है तो वो फिर चल दिया। अरे लेकिन, नैना ने बोलना शुरू किया। ठीक है, तुम भी रहो यहीं पर, मैं तुम्हारे साथ आ गया यही बहुत था, पता नहीं मैं इस झमेले में पड़ा ही क्यों, बोलकर एकांक वहाँ से जाने लगा। अभी अभी तुम कुछ ढूंढ रहे थे क्या? कबीर बोला और एकांक फिर रुक गया। नहीं, मतलब तुम हर तरफ देख रहे थे ना, तो मुझे लगा। एकांक ने जबड़े भींच लिए और धीरे से नाव में सिर हिलाकर जाने को हुआ। वैसे तुम जो ढूंढ रहे हो वहाँ तो नहीं, कबीर ने अपने पीछे अंगूठे से इशारा किया। एकांक ने देखा उधर बार काउंटर था। नैना भी देखने लगी कि आखिर कबीर क्या दिखाना चाह रहा है। एकांक ने कबीर को देखा, फिर बार काउंटर की तरफ धीरे से बढ़ा। कुछ दूर आगे जाकर वो अपनी जगह पर जड़ हो गया। उसकी नज़र सामने दीवार पर थी और वो पलकें झपकाना तक भूल चुका था। दीवार पर वही टूटी छत वाली पेंटिंग लगी हुई थी, वही जिसे पिछली बार नैना ने भी देखा था।
वो अब भी उस पेंटिंग को फिर एकांक को देख रही थी, क्योंकि एकांक के चेहरे पर अजीब भाव आ चुके थे। वो लगातार उस पेंटिंग को घूरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था किसी पुराने परिचित से मिला हो, जिसे पहचान गया हो, पर काश कि उसने इसे नहीं देखा होता। नैना ने देखा कि उसके कान के सामने से एक बूंद सी लुढ़क रही है। उसे पसीना आ रहा था, चेहरा भी लाल पड़ चुका था। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर थी। यही सारी बातें कबीर ने भी देखी और वो कुछ हड़बड़ा गया। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? कबीर बोला, मगर इसके पहले एकांक उसकी बात का जवाब दे पाता, उसका दम फूलने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगा और जल्दी से वहाँ से हटा और जाकर एक सोफे पर लुढ़क गया। कबीर और रैना ने एक दूसरे को देखा। दोनों के लिए ही ये नया अनुभव था। सोफे पर पड़े पड़े ही एकांक एक हाथ से अपनी जेब टटोलने लगा। वो जोर जोर से सांसें ले रहा था, जो आवाज़ करती हुई आ रही थी। उसने जल्दी से एक इनहेलर निकाला और उसे मुंह से लगाया। नैना ने सदमे से उसे देखा तो उसे अस्थमा था, और ये शायद उसी का छोटा सा अटैक था। कमाल है, वो इतने दिनों तक उसके साथ थी और उसे पता भी नहीं चलता। कैसे चलता? एकांक खुद में रहता था, और वो खुद भी तो एक कमरे में बंद रहती थी, उसके अपार्टमेंट में। वो थोड़ा कसमसाई, फिर उसके बगल में जा बैठी उसे संभालने लगी। तुम ठीक हो? अब कैसा लग रहा है? वो उसकी पीठ सहलाती हुई बोली। एकांक ने बस सिर हिला दिया। कुछ देर बाद जब उसकी हालत ठीक हुई तो वो नैना की तरफ मुड़ा। तुम थी ना यहाँ जब वो ओबेरॉय गायब हुआ था? तुमने देखा था कुछ? वो क्षीण स्वर में बोला। मैं यहाँ नहीं थी। वो यहीं हॉल में बैठा ड्रिंक कर रहा था। मैं तो ऊपर रूम में थी। तुम हर जगह बस कमरे में ही घुसी रहती हो क्या? एकांक चिढ़ कर बोला। नैना थोड़ा बुरा मान गई। मैं डरी हुई थी उससे। बहुत ही घटिया इंसान था वो। पर ये बात तुम क्यों पूछ रहे हो कि इसने जीत ओबेरॉय को गायब होते देखा कि नहीं? कबीर बोला। एकांक ने जवाब नहीं दिया, बस शून्य में घूरता रहा। बीच बीच में उसने एक दबी हुई नज़र उस कोने पर भी डाली जहाँ वो पेंटिंग लगी हुई थी। तुम कुछ जानते हो? कबीर बोला। एकांक ने उसे घूर कर देखा तो कबीर ने एक गहरी सांस ली और जाकर उसके बगल में बैठ गया। याद है जब हम पहली बार उस पेंटिंग एग्जीबिशन में मिले थे? तुम इसी पेंटिंग को घूर रहे थे, मतलब देख रहे थे। देखो, कोई लाग लपेट नहीं, मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। ऐसी ही एक पेंटिंग विवेक साहनी के घर पर भी लगी हुई है। मैंने देखा है और तभी से मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। फिर मैंने जीत ओबेरॉय की गुमशुदगी की खबर सुनी तो यहाँ चला आया। सच कहूँ तो अगर ये पेंटिंग यहाँ ना मिलती तो हैरानी होती मुझे। कबीर बोला। एकांक ने अजीब नज़रों से उसे देखा। एक पल को दोनों की नज़रें मिली और कबीर को लगा जैसे वो उससे कुछ कहना चाहता हो। फिर उसने एक दबी हुई नज़र बगल में बैठी नैना पर भी डाली। कबीर को लगा शायद वो उस लड़की की मौजूदगी में कुछ कहना नहीं चाहता। उसने अपनी डायरी निकाली और उस पर घसीट कर अपना पता लिख दिया। फिर उसे एकांक की तरफ बढ़ा दिया। अगर कभी बात करने का मूड हो तो मोस्ट वेलकम। वैसे भी एक जैसी सोच वाले सबसे करीबी रिश्तेदार होते हैं, कबीर ने कहा और बाहर को चल दिया। नैना और एकांक ने एक दूसरे को देखा। मैं बाहर गार्ड का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम बाहर निकलो, कबीर आराम से बोला। हैं? क्या? वो जानता है तुम अंदर हो? हाँ, उसकी समझ से मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। बाकी कुछ जेब गरम करने की तो बात बन गई, बोलकर कबीर वहाँ से बाहर चला गया। अब क्या? नैना उसकी तरफ मुड़ती हुई बोली। हम जा रहे हैं और क्या, बोलकर वो किचन की तरफ बढ़ा जहाँ से वो अंदर आए थे। लेकिन मेरे सूटकेस का क्या? नैना भी उसके पीछे लपकी। वो तो पुलिस के पास है। तो अब मैं क्या करूँ? तुम भी जाओ। कहाँ? पुलिस के पास, एकांक बोला और नैना ने उसे चिढ़ कर देखा। तुम्हारा दिमाग खराब है? पुलिस मुझे ढूंढ रही है और मैं उनके पास जाऊँ? कभी नहीं, और बिना बैग के मैं और कहीं जा भी नहीं सकती, नैना बोली। एकांक एक पल ठहर कर उसे देखने लगा। चलो मेरे साथ, फिर सोचते हैं कुछ, उसने कहा। नैना ने यह दिखाया कि वो कितना परेशान हो गई है, मगर सच तो ये था कि वो अब भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। अगले भाग में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही अगला पार्ट पॉपअप होगा और आप इस रहस्यमयी कहानी के तार सुलझा पाएंगे।